सब लोग यही सोचते थे कि वो तो बस एक मामूली सा कमजोर गांव का लड़का है, लेकिन असल में वो इतिहास का सबसे महान राजा बनने वाला था। बहुत समय पहले की बात है, एक आदमी था जिसका नाम था ग्रे। वो एक अनाथ बच्चा था, लेकिन अपनी मेहनत और ताकत से वो पूरी धरती पर विजेता बन गया। कोई भी उसके सामने टिक नहीं पाया। जो भी उसके खिलाफ गया उसे उसने बिना रहम के मिटा दिया। लेकिन सारी ताकत होने के बावजूद भी ग्रे के दिल में एक खालीपन था। उसे अपनी जिंदगी अधूरी लगती थी क्योंकि वो हमेशा अकेला रहता था। फिर एक दिन अचानक उसे लगा कि वो एक गहरे समुद्र में डूब रहा है, और तभी उसे एक आवाज सुनाई थी, अपनी अगले जिंदगी में रोशनी की तलाश करना। उस पल ग्रे को एहसास हुआ कि वो मर चुका है, और अगले ही सांस में उसने अपनी आंखें खोली। एक हल्के अंधेरे कमरे में जहाँ दो अजनबी उसके ऊपर झुके हुए थे। वो लोग उसे आर्थर कहकर बुला रहे थे। वो लोग आपस में बात कर रहे थे कि उनका बेटा उन्हीं पर गया है, लेकिन आर्थर के लिए ये सब नया था। ना वो इन लोगों को पहचानता था, ना ये जगह। फिर उसे समझ में आया कि उसे नए शरीर में जन्म मिल चुका है, लेकिन अपनी पुरानी जिंदगी की सारी यादें और समझ अब भी उसके साथ है। एक महान राजा अब एक नन्हा बच्चा बन चुका था, और उसे ये नई जिंदगी बहुत ज्यादा अजीब लग रही थी। ना वो अपने हाथ पैर चला पा रहा था, ना बोल पा रहा था, और अब उसकी मम्मी उसका ड्राइवर बदलती थी तो उसे बहुत शर्म भी लगती थी। फिर एक दिन आर्थर ने देखा कि उसके पापा अपने शरीर को ताकत बनाने के लिए मैजिक का इस्तेमाल कर रहे हैं। वो खेत जोतने के लिए बस एक मुक्का मारते हैं और जमीन फट जाती है, और अब उन्हें चोट लगती है तो उसकी मम्मी उन्हें हीलिंग मैजिक से ठीक कर देती है। यहीं से आर्थर का शक हुआ ये दुनिया अर्थ नहीं है, क्योंकि यहाँ पर मैजिक है। और धीरे धीरे उसे पता चलता है कि उसके पापा एक एडवेंचर है जो अपने दोस्तों के साथ जंगलों में जाकर मॉन्स्टर को शिकार करते हैं। आर्थर सोचता है कि अगर इस दुनिया में सबको हथियार रखने की आजादी है तो जरूर ये जगह काफी खतरनाक होगी, और मुझे जल्दी से जल्दी ताकतवर बनना होगा ताकि मैं खुद को बता सकूं। लेकिन अफसोस वो दिन अभी बहुत दूर है, क्योंकि फिलहाल वो तो अभी छोटा बच्चा है जो अपनी मम्मी की लोरी सुनते ही सो जाता है। और धीरे धीरे उसकी फ्रस्ट्रेशन जो कि निकलने लगता है, और आर्थर इन शांति भरे पलों को एंजॉय करने लगता है, क्योंकि पिछली जिंदगी में तो उसे हर वक्त डर लगता रहता था कि कोई उसे सोते वक्त मार ना दे। कुछ महीने बीतते हैं और आर्थर अब घर में रेंगने लगता है। वो सोने का नाटक करता है ताकि उसकी मम्मी उसे अकेला छोड़ दे, और फिर चुपके से घर की लाइब्रेरी में घुस जाता है। वहाँ वो किताबों को पढ़कर इस दुनिया के बारे में जानकारी इकट्ठा करने लगता है। उसे पता चलता है कि जिस कॉन्टिनेंट पर वो रहता है उसके साउथ में डोयर्स का देश है, और आगे एल्व्स का भी देश है। नॉर्थ में एक ह्यूमन किंगडम है जहाँ का राज्य का शासन एक किंग करता है। लेकिन आर्थर को ये जानकर काफी हैरानी होती है कि इस दुनिया में उसकी पास्ट लाइफ के जैसे थ्रोन के लिए खूनी जंग नहीं होती है, बल्कि किंग का बेटा ही सीधा नेक्स्ट किंग बन जाता है बिना किसी फाइट के। फिर आर्थर एक और किताब पढ़ता है जो उसे मैजिक के बारे में बताती है, और उस मोमेंट पर उसका दिमाग का बत्ती जलती है और रियलाइज करता है कि मैजिक ही रीजन है कि इस दुनिया में साइंस और टेक्नोलॉजी इतनी पीछे है। बुक में लिखा होता है कि सिर्फ 1% लोग ही मैजिक यूज कर सकते हैं, और किसी भी इंसान की मैजिक कैपेसिटी उसके पेरेंट्स की कैपेसिटी पे डिपेंड करती है। बुक कहती है कि दो टाइप की मैन मैजिक यूजर्स होते हैं। पहला आयुष बेंटर्स जो कि अपने बॉडी की माना को एनहांस करते हैं और वॉरियर की तरह लड़ते हैं, और दूसरा कॉन्ज्यूरर्स जो माना को बॉडी के बाहर प्रोजेक्ट करते हैं, जैसे कि एक विजार्ड या कोई मैजिशियन। आर्थर समझ जाता है कि उसका डैड एक एजुमेटर्स है, लेकिन उसकी मॉम थोड़ी मिस्टीरियस लगती है क्योंकि वो हीलिंग मैजिक यूज करती है जो एक नॉर्मल कॉन्ज्यूरर से थोड़ा अलग है। आर्थर डिसाइड करता है कि अभी उस बारे में ओवरथिंक नहीं करेगा और किताब पढ़ता रहेगा। बुक में लिखा होता है कि मैजिक यूज करने के लिए एक मैजिक कोर होना जरूरी है, और ये कोर तब बनता है जब कोई अपनी बॉडी के अंदर का माना को एक पॉइंट पर कंडेंस करता है। ज्यादातर लोग ये प्रोबेबिलिटी के बाद ही कर पाते हैं, और एक सूटेबल माना कोर बनाने में उन्हें सालों लग जाते हैं। लेकिन आर्थर की स्टोरी अलग है। अपनी फास्ट लाइफ में उसने अपने बॉडी की इंटरनल एनर्जी जिसे काई कहते हैं उसे यूज करके एक काई कोर बनाया था, और ये प्रोसेस माना कोर बनाने जैसा ही होता है। और तभी आर्थर तुरंत ध्यान लगाता है, अपने अंदर के माना को एक जगह पर फोकस करने लगता है ताकि वो अपनी मैजिक जर्नी का पहला स्टेप ले सके। लेकिन जैसे ही वो कोर बनाने का बिल्कुल करीब होता है, उसकी माँ उसे पकड़ लेती है और उसे सीधा वापस बेड में सुलाने के लिए ले जाती है। और इसी तरह से 2 साल निकल जाती है। एक दिन जब उसकी माँ डायरी लिखने में बिजी होती है, आर्थर चुपके से बाहर निकलता है और अपने पापा से स्वॉर्डमैनशिप सीखने लगता है, और एक वुडन स्टिक को तलवार की तरह स्विंग करता है। लेकिन कुछ ही देर में उसकी माँ बाहर आती है और वो अपने हस्बैंड पर गुस्से से फट पड़ती है कि ये बच्चा अभी सिर्फ चलना ही सीखा है और तुम इसे तलवार चलाना सिखा रहे हो। फिर आर्थर के लिए ये सीन जो कि नया नहीं था, क्योंकि अब तक उसे ये पता लग चुका होता है कि इस घर का असली बॉस उसकी माँ ही है। कभी कभी उसकी माँ उसे सिटी ले जाती है, और आर्थर को वहाँ जाना बहुत पसंद है क्योंकि वहाँ उसे इस दुनिया के बारे में सबसे ज्यादा नॉलेज मिलती है। वो हर चीज में इंटरेस्ट लेता है, वेपन्स, आर्मर्स, अजीब सामान जो मार्केट में मिलती है। लेकिन सबसे ज्यादा क्यूरियोसिटी उसे मैजिक को लेकर होती है, और सिटी ही ऐसी जगह है जहाँ वो मैजिक को सबसे क्यूजिली ऑब्जर्व कर सकता है। सिटी विजिट के अलावा आर्थर अपने माँ बाप के साथ में एक शांति भरी जिंदगी जी रहा होता है, जबकि वो एक बच्चे के शरीर में फंसा हुआ फील करता है। धीरे धीरे उसे ये जिंदगी पसंद आने लगती है। उसके माँ बाप उसका हर जरूरत का ख्याल रखते हैं, और ये सब उसे उसकी पुरानी जिंदगी ऑर्फनेज की याद दिलाती है, जहाँ उसने कभी फैमिली के लिए तराश जरूर किया था, लेकिन कभी वो विश पूरी हुई नहीं। एक दिन आर्थर देखता है कि उसका पापा अपने माना कोर को मदद करने के लिए मैजिक प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। आर्थर काफी एक्साइटेड होता है
उन्हें देखने और सीखने के लिए, लेकिन उसके पापा माना को यूज करते हुए सिर्फ कुछ ही पत्थर को उठा पाते हैं और आर्थर को इतना इम्प्रेस नहीं होता है। वो सोचता है कि अगर हाथ से उठाता तो जल्दी हो जाता, और तभी उसकी माँ आती है और कहती है कि ये उसका बेस्ट नहीं था, अब देखना। फिर उसके पापा अपना माना दोबारा कॉन्सेंट्रेट करते हैं और इस बार वो एक पावरफुल अटैक सीरीज छोड़ते हैं जो कि वहाँ की पूरी जमीन को हिला देती है, और इस बार आर्थर को अपने पापा के स्किल्स पे में इम्प्रेस हो जाता है। और तभी उसकी माँ कहती है कि जब आर्थर बड़ा हो जाएगा तो वो भी एक स्ट्रॉन्गर वॉरियर बनेगा, और आर्थर का भी मन करता है कि वो भी इसे ट्राई करेगा। लेकिन उसकी माँ उसे खाने के लिए बुलाने लगती है। रास्ते में वो दोनों लाइब्रेरी के पास से गुजर रहे होते हैं और आर्थर अपनी माँ से रिक्वेस्ट करता है कि वो उसे बुक्स पढ़ने दे। उसकी माँ गुस्से में मना कर देती है, लेकिन जब आर्थर उन्हें अपनी मासूम नजरों से देखने लगता है तो उसकी माँ का दिल भर जाता है। एंड में उसकी माँ उसे अकेले छोड़ देती है जब वो खुद अपने हस्बैंड के पास जाती है, जिसके बाद आर्थर तुरंत अपनी माना को अपने बॉडी के अंदर कॉन्सेंट्रेट करने लगता है। वो अपने माना कोर को बनाने की कोशिश कर रहा होता है जो वो पिछले 2 साल से कर रहा है, और इस टाइम आर्थर को लगता है कि अब वो ब्रेक थ्रू करने का बहुत करीब हो चुका है। और फिर अचानक उसका माना कोर उसके बॉडी के अंदर बन जाता है और इसका रिजल्ट एक बड़ी एक्सप्लोजन से होता है जो घर को उड़ा देता है, और आर्थर के पापा को अपनी माँ को बचाने की कोशिश में चोट लग जाती है। दोनों माँ बाप जो काफी घबरा जाते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि उनका बेटा अभी खतरे में है। वो दोनों घर के अंदर जाते हैं, लेकिन जो उन्होंने देखा उससे उनकी आंखें खुल जाती है। आर्थर एक सितारों की तरह गोल्डन ग्लोव्स के साथ में आसमान में उड़ रहा होता है। आर्थर उन्हें एक स्माइल देकर कहता है कि अब मैं मैजिक यूज कर सकता हूँ, जिसके बाद वो नीचे उतरता है, अपने माँ बाप की तरफ चलने लगता है, लेकिन अचानक रूफ का रेबल उसके ऊपर गिरने लगता है और आर्थर जो कि पैनिक हो जाता है और वो सोचता है कि अब ये उसकी जिंदगी का अंत हो सकता है। पर उससे पहले कुछ चीज हो, दोनों माँ बाप उसकी तरफ जंप करते हैं और उससे गिरते हुए पत्थरों से बचाने की कोशिश करते हैं। आर्थर तब समझता है कि उसकी माँ बाप की असली ड्यूटी ये है कि उसे सेफ रखना, और जब दोनों माँ बाप रो पड़ते हैं और आर्थर थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है क्योंकि अपनी पुरानी जिंदगी में उसने कभी किसी को अपने लिए इस तरह से रोते हुए नहीं देखा, उसके अपने पेरेंट्स ने और ना ही किसी और के। अब सिर्फ या तो प्राइड देखते थे या डिसअपॉइंटमेंट, लेकिन आज जब उसके माँ बाप उसके लिए आंखों में आंसू लेकर खड़े हैं, आर्थर के दिल में एक नई फीलिंग उठती है जो उसके लिए बिल्कुल अनजान थी, और बिना सोचे समझे आर्थर भी रोने लगता है अपनी माँ से चिपक कर, जैसे वो कोई छोटा बच्चा हो। कुछ साल गुजर जाते हैं और आर्थर अब एक यंग बॉय बन चुका है जो अपने फादर रेनॉल्ड के साथ कॉम्बैट स्किल सीख रहा है। एक दिन गार्डन में आर्थर और उसके डैड जो कि आमने सामने खड़े होते हैं। रेनॉल्ड अपने प्राइज ग्लोव्स उसे देना चाहते हैं, लेकिन आर्थर मना कर देता है क्योंकि उसे पता है कि अभी उसकी बॉडी में उतनी स्ट्रेंथ नहीं है कि वो उन ग्लोव्स को संभाल सके, और वो इंस्टेंट वुडन स्वॉर्ड को उठाता है और उसके डैड भी वही करते हैं। आर्थर बिना किसी देर के एक्शन में आ जाता है और तेज तेज 3 कॉन्सेक्यूटिव अटैक करता है, लेकिन उसके फादर इजीली ब्लॉक कर लेते हैं और आर्थर को तुरंत समझ आ जाता है कि उसका डैड अपने स्टिक को माना से रिइंफोर्स कर रहे हैं, तो वो भी अपना माना अपने वुडन स्वॉर्ड में डाल देता है और फिर से अटैक करता है। और इस पर आर्थर का अटैक इतना पावरफुल होता है कि वो अपने फादर के स्टिक को तोड़ देता है। आर्थर मुस्कुराता है और मस्ती में कहता है मेरा वुड तुम्हारे वुड से बेटर है, लेकिन उसका डैड हंसते हुए जवाब देता है कि स्टेमिना भी कोई चीज होती है। फिर भी रेनॉल्ड को समझ आ चुका होता है कि आर्थर एक प्रोडिजी है और इसी वजह से वो डिसाइड करता है कि आर्थर को किसी रियल टूर के पास भेजना चाहिए। और जब वो अपने वाइफ एलिस से बात करता है तो एलिस तुरंत मना कर देती है, वो सिर्फ 4 साल का है, मैं उसे अपने से दूर नहीं भेज सकती। रेनॉल्ड कहता है तुम समझ नहीं रही हो, 4 साल में उसका वुड मुझसे ज्यादा पावरफुल है। डिबेट के बीच आर्थर खुद बोल पड़ता है कि क्यों ना हम साथ में चले। ये आइडिया थोड़ा स्टूपिड लगता है, लेकिन सरप्राइजली दोनों पेरेंट्स तुरंत मान जाते हैं। शायद इस दुनिया में हाउस की कोई भी चिंता नहीं करता है। उस दिन बाद एलिस और रेनॉल्ड के पुराने पार्टी मेंबर आते हैं उसके साथ में सफर करने के लिए, और इसके साथ में आर्थर सबको इंट्रोड्यूस करता है। एडम जो कि उनका लीडर, और एंजेलिना जो कि एक स्ट्रॉन्ग लेडी है, और डर एक बिल्कुल एवरेज लुकिंग मैन, और हेलेन जो कि एक शार्प शूटर आर्चर, और जास्मिन एक मैजिक फिक्सर गर्ल। जिसे आर्थर पर कुछ शक सा लगता है। सफर स्टार्ट होता है और आर्थर को नोटिस करता है कि इस दुनिया का ट्रांसपोर्ट सिस्टम अभी भी काफी पुरानी है, जबकि उसकी पुरानी वर्ल्ड में तो लोग यूबर से उड़ जाते थे। थोड़ी देर सफर के बाद सब लोग रुकते हैं और वक्त होता है कुछ खाने का, लेकिन सब कुछ स्मूथ नहीं चलता क्योंकि जैसे ही खाने की खुशबू होस्ट में फैलती है एक पूरी झुंड वुल्फ मॉन्स्टर का वहाँ पर आ जाता है। बिना किसी हेसिटेशन के जैस्मिन 2 डैगर्स निकालती है और तुरंत बैटलफील्ड में कूद जाती है। जो भी वुल्फ उसके सामने आता वो उसे किस स्लेज में गिरा देती। साथ ही रेनॉल्ड, एडम और हेलन भी अपने अपने वेपन के साथ मॉन्स्टर को मार गिराते हैं। वहीं दूसरी तरफ डूर और एंजेलिना अपने मैजिक का यूज करके बाकी बचे मॉन्स्टर को पूरा डिस्ट्रॉय कर देते हैं। उस रात सब लोग मिलकर मॉन्स्टर के फ्लैश का शिकार फर्स्ट बनाते हैं, और खाते खाते एलिस को नोटिस होता है कि रेनॉल्ड्स के हाथ से अभी भी खून निकल रहा है, और वो बिना टाइम वेस्ट किए हुए उसे हील करने लगती है। और तभी पूरी पार्टी
ही तुरंत उड़कर ये एक प्रोटेक्टिव सील बना देती है एलिस के आसपास, जो आर्थर को थोड़ा कंफ्यूज कर देता है। लेकिन जल्दी ही उसे पता चलता है कि एलिस एक रेयर लेवल की मेज है जिसके पास हीलिंग मैजिक है, जो इस दुनिया में बहुत ही रेयर माना जाता है। इसी वजह से उन लोगों ने कंट्री साइड में शिफ्ट किया था ताकि किसी की नजर में ना आ जाए। थैंकफुली हीलिंग प्रोसेस स्मूथ होती है, लेकिन उसके बाद एडम सडनली उठता है और कहता है थोड़ा एक्सरसाइज हो जाए, और वो आर्थर को ट्रेनिंग के लिए बुलाता है। आर्थर मान जाता है और एडम अपने साथ स्पेयर को कपड़े से बांध देता है ताकि चोट ना लगे। स्पेयरिंग स्टार्ट होने से पहले दोनों अपने वेपन में माना चार्ज करते हैं, लेकिन एडम को शॉक तब मिलता है जब आर्थर पहला मूव करता है, अपने स्पीड को एनहांस करके बिजली की तरह उसकी तरफ दौड़ता है और वो अचानक एडम के पीछे अपेयर होता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो स्लिप हो जाता है। उसका फायदा उठाकर एडम रिएक्ट करता है और दोनों के बीच में एक इंसान बैटल स्टार्ट हो जाती है। सब लोग आर्थर के स्पीड और रिफ्लेक्सेस से हैरान हो जाते हैं, लेकिन लास्ट मोमेंट में उसका हल्का बॉडी वेट उसके अगेंस्ट चला जाता है और हवा में उछल जाता है। एंजेला तुरंत अपनी विंड मैजिक यूज कर उसे बचाती है और सेफली ग्राउंड पर लैंड करवाती है। और बाकी के टीम मेंबर जो कि तुरंत एडम को डांटने लगते हैं कि इतने छोटे बच्चे से कोई ऐसे लड़ता है कि एडम डिफेंड करता है। अरे पर ये बच्चा तो नॉर्मल नहीं है, बहुत स्ट्रॉन्ग है, और कोई मानता नहीं। जैस्मिन ऑन द अदर हैंड आर्थर के सील से बहुत ही क्यूरियस हो जाती है। वो अपनी क्वेश्चन पूछने लगती है कि तुम ये टेक्निक्स कैसे यूज करते हो। और अगले कुछ दिन आर्थर के लिए सुपर प्रोटेक्टिव होता है। वो रोज ट्रेनिंग करता है, खाता है, सोता है और फिर से ट्रेनिंग करता है। लंच टेक्निक्स जो कि सीखता है एडम से, पुशअप करता है रेनॉल्ड के साथ, और आर्थर सीखता है हेलेना से, और एजो बोल्ट की तरह दौड़ना भी प्रैक्टिस करता है। जैस्मिन आर्थर से क्लियरली इम्प्रेस हो चुकी थी और उसे इम्प्रेस करने के लिए एक छोटी सी बेबी स्वॉर्ड गिफ्ट करती है जिसमें बेबी ऑयल भी लगा होता है ताकि ग्रिप सॉफ्ट लगे। लेकिन आर्थर की मॉम एलिस वो तो कुछ और ही लेवल की प्रोटेक्टिव माँ है। वो तुरंत आवाज लगाती है, आर्थर घर आ जाओ, तुम्हें कोई ग्रिल करने का प्लानिंग बना रहा है। आर्थर रिसेंटली वापस चला जाता है और फिर से सब अपनी जर्नी कंटिन्यू करते हैं, लेकिन रास्ता ज्यादा देर तक सेफ नहीं रहता और अचानक कुछ स्ट्रेंथ साइन दिखाई देते हैं और फिर तैरते हुए एरोस हवा में आ जाती है। आर्थर तुरंत समझ जाता है कि ये बैनिट अटैक है। डर और एडम तुरंत कैरेट के सामने सील्ड बन जाते हैं और एंजल अपनी विंड मैजिक से सारे एरो को उड़ा देती है। आर्थर चुपके से कैरेट के बाहर झांकता है और देखता है कि उन्हें चारों तरफ से बैंडेज ने घेर लिया है। तभी एक अगली लुकिंग बैंडेज लीडर कहता है कि लड़की और बच्चे को छोड़ दो, बाकी सबको बेच डालो या मार डालो, और बाकी के बैंडेज चेयर करते हुए अटैक करने लगते हैं। रेनर और उसकी पार्टी बैंडेज को एक एक करके मारने लगते हैं, लेकिन बैंडेज के नंबर्स वाइज उन पर प्रेशर बनाने लगते हैं। पार्टी के मेंबर थकने भी लगते हैं और तभी रेनिड लीडर रेनॉल्ड के खिलाफ 1v1 फाइट के लिए आता है और उसे क्राफ्ट में देखते ही देखते फेंक देते हैं। वो क्राफ्ट जिसमें अभी आर्थर छुपा होता है और कार्ड जो कि टोटल खत्म हो जाता है। एलिस तुरंत अपने हस्बैंड की तरफ भागती है ताकि उसे हील कर सके, लेकिन रेनॉल्ड उसे रोकते हैं कि अगर तुम अपनी मैजिक यूज करोगी तो सब कुछ बिगड़ जाएगा। फिर वो आर्थर की तरफ मुड़ के कहती है अपनी माँ को यहाँ से ले जा अभी के अभी। आर्थर कहता है मैं भी लड़ सकता हूँ, मैं वीक नहीं हूँ, लेकिन उसके डैड चीखते हुए कहता है कि तो अपने स्ट्रेंथ का यूज माँ को और तुम्हारे होने वाले भाई के लिए करो। आर्थर सोचता है वेट माँ प्रेग्नेंट है, कब और कहाँ और कैसे, लेकिन अभी टाइम नहीं था शौक होने का, और एरिस के हाथ पकड़ता है और भागना स्टार्ट कर देता है। बैनेट लीडर उनके पीछे भागता है, लेकिन रेनॉल्ड फिर से उस पर अटैक करता है और उसे रोक के रखता है। आर्थर भाग रहा होता है, लेकिन रास्ते में कई और बैंडिट्स उसका रास्ता रोक लेते हैं, लेकिन क्विकली उसकी पार्टी के मेंबर एक एक करके उन्हें क्लीन करते रहते हैं। आर्थर उनके थैंक्स करता है और फिर फुल स्पीड में भागने लगता है, लेकिन अचानक एक मैजिक एम्बुश करता है। वो विंड मैजिक को यूज करके आर्थर और एरिस पर अटैक करता है। आर्थर बिना सोचे समझे अपनी माँ को साइड में धक्का देता है ताकि वो सेफ रहे और खुद मैच को अटैक का सामना करने के लिए तैयार हो जाता है। जब आर्थर अपनी माँ को पुश करके सेव करता है तो विंड मैजिक का पूरा झटका उसे लगता है। वो हवा में उछल जाता है और सीधा क्लिफ के एज से नीचे गिरने लगता है, लेकिन आर्थर डिसाइड करता है कि वो अकेला नहीं मरेगा। वो अपनी नाइफ जो एक रोप से पकड़ा होता है उसे सीधा अपने अटैकर पर फेंकता है और उसे भी नीचे खींच लेता है। ऊपर से ड्यूर और एंजल तुरंत अपनी मैजिक का यूज करते हैं आर्थर को बचाने के लिए, और उसकी माँ एलिस तो इतनी जोर से चीखती है कि उसका गला भर आता है। लेकिन उसके बीच आर्थर को एक अजीब शांति महसूस होती है, जैसे उसने कुछ अकॉम्प्लिश कर लिया हो। वो सोचता है क्या ये खुशी होती है, तभी उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो याद करता है कि अब वो बड़ा भाई बनने वाला था, लेकिन लगता है जैसे उसे वो जिंदगी छीन गई हो। और साथ में आर्थर को देखकर जो कि गिर रहा होता है और स्क्रीन स्लो मोशन में फेड होने लगती है, और ये चैप्टर यहीं पे खत्म होती है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल पे नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, और जिसने भी हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो जल्दी आ जाओ भाई, 200 तो करा दो यार तुम लोग प्लीज।